हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। मैं राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम बच्चों कक्षा 11 की पुस्तक आरव बाग फर्स्ट के अध्याय संख्या 15, जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र, और इन्हें हिंदी साहित्य में कविता का गांधी भी कहा जाता है। अब कविता का गांधी आ गया, गांधी शब्द आ गया, इसका मतलब हो गया कि महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनके विचारों का प्रभाव इनके विचारों पर पड़ा है। अर्थात उनके विचारों को इन्होंने अपनी कविताओं में संजोने की कोशिश की है। तो बच्चों, इस सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? इस सेशन में हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित घर की याद कविता का सारांश के साथ साथ भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे, और साथ में ही हम देखेंगे कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया। तो बच्चों, इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में बेटा हम जीवन परिचय किनका? भवानी प्रसाद मिश्र जी का। भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के साथ साथ इन्होंने हमारी पाठ्य पुस्तक में जो घर की याद कविता लिखी है, उस कविता का सारांश भी पढ़ेंगे। सारांश क्या होता है बच्चों? कि सारांश वह चीज़ होती है, वह वस्तु होती है जो कविता में एक मुख्य रूप से क्या लिखा है इन्होंने। हम नाम से पता चल रहा है कि घर की याद, इसका मतलब लेखक है, कवि है, घर पर नहीं है। जैसे कि मान लो मैं कुछ बच्चों की बात करूं, तो बच्चों को क्या होता है कि कुछ बच्चों को घर से बाहर रखा जाता है किसी हॉस्टल में, उन्हें घर की याद आती है। तो घर की याद आती है, स्टार्ट के 2-4 दिन तो वो रोते हैं कि हाँ मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मुझे तो घर बुला लो, मेरा मन नहीं लग रहा। अब धीरे धीरे वहाँ का वातावरण सूट होने लगता है, फिर कहता है कि हमें घर क्या करना है, हमें तो पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ऐसे ही भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण वो जेल में चले जाते हैं, यानी जेल में अंग्रेजों द्वारा डाल दिया जाता है। तो उन्हें जेल में से उन्हें याद आ रही है, तो इसलिए उन्होंने क्या लिख दी? कविता का घर की याद नामक कविता लिख दी। और इसी प्रकार उनके विचारों पर महात्मा गांधी जी प्रभाव पड़ने के कारण इन्हें क्या कह दिया गया? कविता का गांधी कह दिया गया। यानी कि जैसे ही आज इस सेशन में हम यह सब पढ़ लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? जो मूल कविता है हमारी घर की याद। अब घर की याद में आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। यह तस्वीर आपको यदि यहाँ दिख रहा है तो ये जो नाम लिखा हुआ है, ये है बेटा कारावास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कारावास। अब इस शब्द को समझो, बहुत अच्छा शब्द है। कारावास आप जानते हो, जेल। मैंने अभी बताया कि लेखक स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेते हैं, तो उन्हें जब जेल में डाल दिया जाता है अंग्रेजों द्वारा, तो उन्हें घर की याद आती है, तब उन्होंने ये कविता लिखी। तो ये कारावास शब्द आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी? तो ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यदि जिसको कहता है ना कि मुझे संधि आती है, तो उससे यही शब्द पूछ लेना, लगभग वह गलत कर देगा। वह क्या करेगा? क्या तो कारधन आवास करेगा या काराधन आवास करेगा। लेकिन शुद्ध क्या होता है बच्चों? काराधन आवास होता है। क्या होता है? काराधन आवास। और कारा का अर्थ क्या होता है? सीमा। और आवास का अर्थ क्या होता है? घर। तो घर की सीमा, ऐसा घर जिसकी कोई फिक्स सीमा होती है, उसे कारावास कहा जाता है। जैसे यहाँ कैदी, इन कारावास में किनको रखा जाता है? कैदियों को। अब उनकी फिक्स सीमा होगी, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? कारावास कहा जाता है। तो यहाँ जो शब्द लिखा है उसके बारे में बता रहा हूं। तो यहाँ कौन सी संधि होगी बेटा? यहाँ देखो, आ के साथ में किसका मेल हुआ? आ का मेल हुआ, तो क्या प्राप्त होता है? आ। और समान स्वरों का मेल कहाँ होता है बच्चों? दीर्घ स्वर संधि में। कहाँ होता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो बताइए कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया होगा। कारावास दीर्घ स्वर संधि, काराधन आवास, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। उसके बाद हम घर की याद कविता संबंधित जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें आपको जब दिक्कत कोई नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम यदि ये और ये अच्छे समझ लेंगे तो हमें इन अभ्यास प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। ठीक है। और यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? हमारी पाठ्य पुस्तक आप लोगों को दिखाई दे रही है, जिसका नाम है आरव भाग फर्स्ट। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 11, पुस्तक का नाम है आरव भाग फर्स्ट। अध्याय संख्या की बात करें तो 15, भवानी प्रसाद मिश्र जिनके लेखक हैं। अब हम जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं किनका? भवानी प्रसाद मिश्र जी का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान से समझना बच्चों, यदि मैं बात करूं
भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय, इसका मतलब जन्म और मृत्यु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बताइए जल्दी से इनका जन्म कब होता है। तो इनका जन्म कब होता है बच्चों, 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और यदि मृत्यु की बात करें तो बच्चों 1985 ईस्वी में इनकी क्या हो जाता है, निधन अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 1913 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और टिगरिया गांव, जिला होशंगाबाद, राज्य मध्य प्रदेश। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म किस राज्य में हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, या 1 नंबर का जब प्रश्न होता है, 2 नंबर का जब प्रश्न होता है, पूछा जाता है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन, जन्म और मृत्यु के बारे में बताइए, जन्म और मृत्यु के बारे में लिखिए। तो जन्म कब होता है बच्चों, 1913। ध्यान रखना बच्चों, 1913। गांव का नाम टिगरिया गांव, क्या नाम है बच्चों, टिगरिया। जिले का नाम क्या है, होशंगाबाद। और राज्य का नाम क्या है, मध्य प्रदेश। तो 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव, होशंगाबाद जिला और राज्य का नाम मध्य प्रदेश। मृत्यु की बात करें बच्चों, 1985 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, निधन, देहांत अर्थात मृत्यु हो जाती है। आगे हम बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की, तो प्रमुख रचनाओं में बात करें तो सतपुड़ा के जंगल, क्या नाम है बेटा, सतपुड़ा के जंगल। फिर बात करें तो सन्नाटा, क्या है, सन्नाटा। गीत फरोश, फिर है चकित है दुख, याद हो गया। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, याद हो गया क्या। सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख। आगे और बात करें, बुनी हुई रस्सी, क्या है, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, और आदि, यानी कि आदि यानी ऐसी बहुत सारी कविताएं इन्होंने, रचनाएं लिखी है। तो याद हो गया, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो और इदम न मम। तो फिर इनको लिखना है याद करके, इस प्रकार से लिखो, कैसे, ऐसे याद करना है। सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, ठीक है, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, खुशबू के शिलालेख, बुनी हुई रस्सी। इस प्रकार से आप लोगों को याद करना है बच्चों। अब देखो, अब 2 रचनाएं लिखी, अब सोचते हो कि हमें कौन सी रचना आएगी, कौन सी रचना, जैसे आप लोग ऐसे इस प्रकार से एक बार देख लोगे ना, फिर कभी भी नहीं बोलोगे। बस एक बार देखा फिर देख लो, लिख दो उनको, चकित है दुख। ठीक है, इस प्रकार से हमें याद करना है बच्चों ये सब। ठीक है, आगे देखिए, सम्मान की बात करें, यदि पुरस्कार की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है बुनी हुई रस्सी पर। मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान प्राप्त हो चुका है। दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। एवं भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा जा चुका है, या पद्म श्री इन्हें मिल चुका है भारत सरकार द्वारा। तो याद हुआ बच्चों, याद हुआ या नहीं हुआ, हो गया। जन्म 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद जिला, मध्य प्रदेश, 1985 मृत्यु। ठीक है, बुनी हुई रस्सी, अनाम तुम आते हो, इदम न मम, चकित है दुख, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं। पुरस्कार की बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान पुरस्कार और दिल्ली का प्रशासन का गालिब पुरस्कार इन्हें प्राप्त हो चुका है। याद हो गया। तो एक बार पढ़ने, जब हमें इतना याद होता है, 2 बार पढ़ेंगे तो बच्चों कितना याद हो जाएगा। तो याद करवाने मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं एक शब्द को 2 या 3 बार रिपीट करता हूँ। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, यानी साहित्य विशेषताएं क्या होती है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है, यानी कि हिंदी साहित्य में जितने लेखक हुए हैं उन लेखकों ने जो भी रचनाएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक लिखे, इन्होंने भी क्या क्या साहित्यिक योगदान दिया है। तो सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। आपसे पूछा जाए सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम को क्या है, या ऐसा व्यक्ति कौन है जो सहज रूप से, सरल रूप से लेखन करता था और स्वयं भी क्या था, उसका शरीर जो उसका व्यक्तित्व था वह भी क्या था, सरल एवं सहज था। व्यक्ति शब्द में क्या जोड़ दिया, तवे प्रत्यय जोड़ दिया है, ध्यान रखना।
व्यक्ति शब्द में क्या जोड़ दिया, तवे प्रत्यय। तो ध्यान रखना व्यक्ति क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब उसमें प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कौन सी संज्ञा बन जाती है, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्ति तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तित्व क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों इन शब्दों को। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें प्रमुख कौन है, मैंने बताया था, याद है आपको, कारावास, यानी कि राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में गए वो, और वहीं पर बैठ करके वहीं पर जब उन्हें घर की याद आ रही थी तभी ये कविता लिखी गई। तो कैसे, राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें प्रमुख कौन है, भवानी प्रसाद मिश्र जी भी हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले, यानी इनका प्रभाव किन के विचारों का पड़ा, इन्हें महान महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव पड़ा है। तो गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी के बीच सेतु का कार्य किया। सेतु क्या होता है बेटा, पुल होता है जिसे कहते हैं जोड़ना, यानी कि किस किस को जोड़ने का कार्य करता है ये, कविता और गांधी को, यानी इनकी कविताएं और गांधी जी के विचारों को जोड़ने का कार्य करता है। इन गांधी जी के विचार भी हैं, साथ में इनकी विचार भी हैं, उनको जोड़ने का कार्य कौन करता है, इनकी कविताएं, इनकी रचनाएं करती हैं। समझ में आया कुछ, एक बार वापस देखिए। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वांग में, ये वांग में है, ध्यान रखना, कभी वार्ड में मत कर देना, वांग में, गांधी वांग में के हिंदी खंडों का संपादन कर, यानी कि गांधीवाद पर जितने भी इन्होंने रचनाएं लिखी, जितने विचार इन्होंने प्रकट किए, वो सब गांधी वांग में के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच, कविता और गांधी जी के बीच जोड़ने का क्या किया है, कार्य किया है। क्या किया है, कार्य किया है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता मानी जाती है। आया था ना, इनकी कविता भी कैसी है, सहज है, और इनका व्यक्तित्व भी कैसा है, सहज है। व्यक्तित्व भी कैसा है, सहज है। व्यक्तित्व भी कैसा है बेटा, सहज है। तो ध्यान रखना, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है, बहुत ही सरल, बहुत ही सीधी कविता है। यानी कि जब हम घर की याद कविता पढ़ेंगे, शायद मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं लगेगा तुम लोगों को कि उसका अर्थ तुम्हें याद नहीं है, सीधे सीधे शब्द है, सीधे सीधे शब्दों का अर्थ निकलेगा, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, मेहनत करना है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। बताया था, याद है ना मैंने, कविता का गांधी किसे कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। ठीक है, हाँ, क्यों, क्योंकि इनकी कविताओं में गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए इन्हें, यानी कि इन कविताओं में किसका प्रयोग किया है, इन्होंने चरखे के, गांधी जी के चरखे का भी प्रयोग किया है, उनके गांधी चरखे की लय का भी इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, चरखे शब्द का, और उसकी लय गीत हैं, जब सूत बुनते थे वो गांधी जी और बहुत सारे सदस्य उनके साथी, तो उनको भी, गीतों को भी इन्होंने इसमें संजोने की कोशिश की है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, कविता का गांधी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। यानी कि मिश्र जी कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक, गद्यात्मक क्या होता है, गद्य वाली रचनाएं, गद्य से संबंधित रचनाएं, लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता, यानी कि जितने भी गद्यात्मक वाक्य थे उन वाक्य विन्यास को किस में बदल देंगे, कविता में बदल देने की, यानी कविता में बदलें तो कह सकते हैं पदात्मक, क्या कह सकते हैं, पदात्मक, गद्यात्मक को पदात्मक में परिवर्तित करने की क्षमता। गद्य रचना को कौन सी रचना होती है, छंद विहीन रचना, जिसमें छंदों का प्रयोग नहीं किया जाता। पदात्मक रचना जिसे काव्य खंड भी कहा जाता है, जिसे कविता खंड भी कहा जाता है, जिसे पद काव्य खंड भी कहा जाता है। तो उसमें यानी गद्य को पद में परिवर्तित करने की क्षमता किनकी थी, भवानी प्रसाद मिश्र जी की थी। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है, यानी कि इसी कारण इनकी कविता सहज, सरल है, लोक यानी संसार के आमजन व्यक्तियों के बिल्कुल क्या है, वो
करीब है, यानी कि संसार का आमजन व्यक्ति भी इनकी कविताओं को पढ़ करके समझ लेता है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना देते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, यानी जिस भी विषय को उठाएं ये उन्हें क्या बना देते हैं, घरेलू बना देते हैं। जैसे घर आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। यानी आंगन का पौधा, घर के आंगन में खड़ा हुआ जो पौधा है और दूर शाम दिखती पहाड़ की नीली चोटी जैसे परिवार के क्या एक अंग हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है, इन्होंने अपनी रचनाओं में जो भी जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह एक हिंदू घरेलू का रूप हमें दिखाई देता है। और साथ में ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है साहित्य के साथ साथ। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलती है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि वृद्धावस्था यानी देखो बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था पढ़ा है आप लोगों ने। बालक की अवस्था बाल अवस्था, युवावस्था जब जवानी आती है उसकी अवस्था, वृद्धावस्था बुढ़ापा। तो वृद्धावस्था के साथ मृत्यु के साथ भी, वृद्धा के बाद मृत्यु होती है इंसान की, के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलती है। यानी कि इनका एक आत्मा, इनका एक मन से निकलने वाला एक ऐसा स्वर भी हमें कविताओं में देखने को मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी है जिनमें उद्दाम श्रृंगारिता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। देखो प्रौढ़ शब्द, प्रौढ़ क्या होता है? यदि हम प्रौढ़ शब्द को समझे तो क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद प्र धन ऊढ़। ऊढ़ का अर्थ क्या होता है, उम्र। क्या होता है, उम्र। प्र धन ऊढ़। प्र का अर्थ क्या होता है, एक उपसर्ग है जिसका अर्थ है विशेष। तो विशेष उम्र के व्यक्ति को क्या कहा जाता है, प्रौढ़ व्यक्ति कहा जाता है। यह एक क्या है, अपवाद है संधि में। नियम तो लगता है किसका, एक के साथ में ऊ का मेल करेंगे। एक के साथ में जब ऊ का मेल करते हैं बच्चों तो गुण संधि बनती है। लेकिन दो मात्राएं किस संधि में आती हैं बच्चों, वृद्धि संधि में। तो शब्द तो किसका हो गया, वृद्धि संधि का हो गया। लेकिन नियम जब संधि विच्छेद करते हैं तो नियम किसका लगता है, इसमें नियम लगता है गुण संधि का। तो गुण संधि का अपवाद माना जाएगा। शब्द किसका माना जाएगा, वृद्धि संधि का माना जाएगा। तो इनकी कविताओं में देखो मतलब संसार से जुड़ी हुई है, स्वतंत्रता से जुड़ी हुई है, गांधीवाद के विचारों से भी जुड़ी हुई है, कविता को और गांधी को जोड़ने का कार्य भी करती हैं, एक सामान्य संसार से भी जुड़ी हैं। और साथ में जो लोग, यानी कि आज वर्तमान समय की बात करूं तो जैसे कि कुछ नालायक बच्चे होते हैं, अपने वृद्धा अवस्था में जब माँ बाप आते हैं उनको छोड़ करके कहीं दूर जाकर बस जाते हैं, या उनकी देखरेख नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते। क्या जब आप बच्चे थे क्या आपकी उन्होंने देखभाल नहीं की? अब वो आपके लिए बच्चे हैं भाई, उनकी देखभाल करो। जब वो नहीं करते तो किन्होंने, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने भी इनका मन बहलाने के लिए, इनका मनोरंजन के साथ साथ इसमें जिजीविषा जिगाने के लिए उन लोगों में तो वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर इनका मिलता है। यानी कि जब ये मृत्यु के करीब हैं फिर भी ये उन कविताओं को पढ़ करके खुश होते रहे, एक सहज मृत्यु को प्राप्त कर सकें। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी, यानी कि किस प्रकार से एक प्रौढ़ व्यक्ति किसी से, किसी वस्तु से, किसी इंसान से किस प्रकार से प्रेम करता है, वो कविताओं भी इन्होंने लिखी है जिनमें उदाम श्रृंगारिता की बजाय, यानी कि श्रृंगारता, सुंदरता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। यानी सहज जीवन, एक सरल जीवन में सुख और दुख की बातें भी इन्होंने की है और साथ में प्रेम की अभिव्यंजना भी, जो वात्सल्य के रूप में भी कह सकते हैं या एक बरोबर आदमी के बंदे भी कह सकते हैं। कहा जाता है ना, यदि ज्ञान किसी से लेना होता है, यदि आपसे लंबा है तो गर्दन उठा के ले लो, नजरें उठा के ले लो। यदि बरोबर का है तो आंखों में आंखें डाल के ज्ञान प्राप्त कर लो। यदि छोटा है तो आंखें झुकाकर, गर्दन झुकाकर भी ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप लोग ज्ञान जहां से मिले बच्चों वहां से प्राप्त कर लो। ऐसे ही कौन थे, हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी थे, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में कविताएं लिखी है। नई कविता के दौर में कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर, किंतु वह प्रतिक्रिया
प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। सृजनात्मक क्या होता है बच्चों? सृजनात्मक होता क्या है? देखो, सृजनात्मक क्या होता है वो समझो। सृजनात्मक शब्द ऐसा होता है नई नई चीजों का निर्माण करना। जैसे आपने देखा है बच्चे क्या करते हैं बचपन में, एक चप्पल से दूसरी चप्पल जोड़ लेते हैं, दूसरी तीसरी चौथी, ऐसे जोड़ते ही जाते हैं, फिर कहते हैं कि रेलगाड़ी आ गई मेरी। तो उसे कहते हैं सृजनात्मक। जब कोई नया प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सृजनात्मक कहा जाता है। यानी सृजनात्मक शब्द से हम उसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो आया कुछ समझ में? आ गया हो तो मुझे बताओ, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं जिससे आप लोग समझ में आ जाए। तो बताइए, जन्म कब होता है इनका? 1913 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है बच्चों? 1985 में। किस गांव में होती है? टिगरिया गांव में। टिगरिया गांव किस जिले में पड़ता है? बताइए जल्दी से। होशंगाबाद। होशंगाबाद जिला किस राज्य में पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है बच्चों। उसके बाद हमने किसकी बात की? रचनाओं की। रचनाएं बताइए, जैसे उल्टा सुल्टा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। भुनी हुई रस्सी, याद है क्या? सन्नाटा, चकित है दुख। अरे कुछ नहीं है, उल्टा तुम्हें याद करना है। अनाम तुम आते हो, अनाम तुम आते हो। इदम न मम, इदम नम मम। इस प्रकार से जितनी भी याद हो उतना लिख दो बस आप लोग। और इन्हें क्या क्या कहा जाता है? इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कविता का गांधी? याद है क्या? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा था? गांधी वांग में। गांधी वांग में का जब संपादन किया इन्होंने, खंडों में किया, तो इन्होंने किस किस को जोड़ने का प्रयोग किया है? अपनी कविता और गांधी को जोड़ने का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है बच्चों। सम्मान की बात करें, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। बुनी हुई रस्सी पर इन साहित्य अकादमी प्राप्त हो चुका है। मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान में प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार इन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। याद हो गया हो? तो नई कविता के दौर में ये नई कविता कवि माने जाते हैं। कवियों मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर किंतु प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक कविताएं प्राप्त होती हैं। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। यानी गांधीवाद पर, महात्मा गांधी की पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। यानी अपनी रचनाओं में किन किन शब्दों का? अहिंसा का, सहनशीलता जैसे शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, अब देखिए कविता का सारांश। अब यहाँ कौन सी कविता लिखी है इन्होंने? घर की याद। कौन सी लिखी है? घर की याद। इन्होंने घर की याद में क्या लिखा है वो देखिए। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। मर्म होता है रहस्य, राज जिसे कहते हैं, बताया। अब गांधी जी का जहां नाम आ जाता है इसका मतलब वो राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़े हुए व्यक्ति हैं, स्वाधीनता संग्राम में कूदे हुए व्यक्ति हैं, भारत को आजाद कराने के लिए तत्पर हैं वो इंसान। ठीक है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। विस्थापन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, यानी कि जब जेल प्रवास के दौरान जब उन्हें जेल में रखा जाता है, जब वो जेल में अपना जीवन बिता रहे होते हैं तो उस समय अपने घर की उन्हें याद आती है। उसी की पीड़ा उन्हें बहुत ज़्यादा तड़पाती है। जब उन्होंने लिखा क्या? घर की याद। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं और धीरे धीरे जब वो याद करते हैं तो परिवार में कौन कौन था उन सब की याद आती है कि परिवार में 5 भाई थे, 4 बहनें थी, माता पिता, इस प्रकार धीरे धीरे उन सब की याद आती है। तो वही याद उन्हें तड़प। कहते हैं ना कि जो समय बीत जाता है, यदि वर्तमान समय बीते हुए समय को हम याद करते हैं तो जो दुख होता है ना वह दुगुना दुख दर्द हो जाता है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं पिछली यादों के सहारे जी लेते हैं। अब कुछ वो यादों के सहारे कब तक आप जिएंगे? ज़्यादा दिनों तक नहीं जी सकते, फिर वो यादें जख्म बन जाती हैं आप लोगों की। ठीक है, तो उन्हें घर की याद कविता में घर के मर्म का, रहस्य का उद्घाटन किया है हमारे सामने। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा बहुत दुख देती है, सालती है। कवि की स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल हो जाते हैं, उनकी याद में एक एक सदस्य उनकी आंखों के सामने आते रहते हैं।
घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। यानी कविता का केंद्रीय भाग क्या है? घर की अवधारणा का सार्थक। ये सार्थक होता है अर्थ सहित, ध्यान रखना, से धन अर्थ धन कै, यानी कि अर्थ सहित या अर्थ के साथ। मार्मिक, मर्म शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दिया, यानी कि बहुत ही रहस्यात्मक याद कविता का केंद्रीय संवेदना है। जब स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कवि जेल में बंद कर दिया गया था, तब बरसात के दिनों में कवि को अपने घर की याद आती है। यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब कवि को अंग्रेजों द्वारा जेल में बंद कर दिया गया था, तो कवि को बरसात के दिनों में, वर्षा के दिनों में कवि को अपने घर की याद आती है। किस प्रकार से बरसात के दिनों में हम सभी परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठ जाते थे, चाय की चुस्की, पकौड़ी, समोसे आदि खाया करते थे। किस प्रकार से हंसी मजाक किया करते थे। एक बरसात का मौसम ही था ऐसा जिसमें हम सभी परिवार के सदस्य एक जगह इकट्ठा होते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है, वह सब याद करके उसे बहुत दुख होता है। मैंने अभी कहा ना, यदि जैसे ही आप लोगों किसी बच्चे को हॉस्टल में रखा जाता है तो उन्हें घर की एक एक याद आती है कि मैं क्या करता, किस प्रकार से माता पिता को दुख देता था, किस प्रकार से उन्हें सुखी रखता था, किस प्रकार अपने छोटे भाई को खिलाता था, किस प्रकार से मेरा जीवन यापन चलता था। और अब इस हॉस्टल की इस कोठड़ी में ही मुझे पूरा जीवन बिताना पड़ रहा है। पूरा जीवन मतलब पूरा दिन, क्योंकि पूरा जीवन ही लगता है उन बच्चों को। फिर फ़ोन करते हैं तो इसी प्रकार वही तो इंसान तो फ़ोन भी नहीं कर सकता, तो वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है और यह सब याद करके उसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, दुख होता है। यही सब इस कविता में बताया गया है। तो घर की याद कविता में जेल के प्रवास के दौरान कवि को अपने घर की एक एक सदस्य की याद आती है, और किन दिनों में? बरसात के दिनों में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को यह बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है कि जन्म मृत्यु याद करके, रचनाओं को याद करके फिर उन्हें लिख लिख के याद किया करो बच्चों, तो याद हो जाएगा, तो आप एग्जाम में 100% नंबर प्राप्त कर लेंगे। और मेरा उद्देश्य तो यही होता है कि जितने समय मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को याद होना चाहिए बच्चों, और एग्जाम में 100%, 99.99 से भी सहमत नहीं होना है, 100% लाना है आप लोगों, और आप ला सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।